what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बारामती के लाल बारामती की ही मिट्टी में समा गए। ये खबर सुनाना कि अजित पवार अब नहीं रहे, खुद मेरे लिए यकीन से परे है। आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे अजित पवार के गृह क्षेत्र महाराष्ट्र के बारामती में उनके चार्टर्ड प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई, जिसमें अजित पवार और दोनों पायलट समेत सभी 5 सवार लोगों की मौत हो गई। कल 11 बजे अजित पवार का बारामती में अंतिम संस्कार होगा। ना विजिबिलिटी कम, ना पायलट्स का अनुभव कम। शुरुआती जांच में विमान में कोई खामी नहीं, फिर हादसा कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की बात अब कई खानों से आ रही है। ये इस एविएशन कंपनी के मालिक का भी शुरुआती बयान था कि शायद वहां पर रनवे में विजिबिलिटी को लेकर एक चिंता आई थी। जो कुछ भी बातचीत हुई है, इस पायलट्स के जो 2 पायलट्स इस पर सवार थे, खासतौर पर कैप्टन सुमित कपूर जो कि लगातार संपर्क में थे, आखिर क्या हुआ उन आखिरी के 30 सेकंड्स में, इसी पर पूरी चर्चा आ गिरी है। विमान की क्रैश लैंडिंग आखिर किन परिस्थितियों में हुई? निजी चार्टर प्लेन कंपनी वीएसआर वेंचर्स के इस विमान हादसे पर जहां भी संभावनाओं को समझने की कोशिश हो रही है, परिस्थितियां क्या बनी? वहीं ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया कि अजित पवार एनडीए का साथ छोड़ने वाले थे। अखिलेश यादव ने ममता की मांग का समर्थन किया है। सवाल है कि क्या ये सिर्फ हादसा है? राजनीति की आशंकाओं में क्या कोई दम है? आखिर अजित पवार का विमान क्यों सेफ लैंड नहीं कर सका? हल्ला बोल में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बारामती का बेटा कुछ यूं बारामती से बिछड़ेगा, ये किसने सोचा होगा? सियासत के तमाम अनुभवों और संभावनाओं को खुद में समेटे अजित पवार की बारामती की ये उड़ान आखिरी साबित हुई। सीसीटीवी की ये फुटेज बता रही है कि जब बारामती एयरपोर्ट पर अजित पवार समेत 5 लोगों को ला रहा चार्टर प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील हुआ, तब सुबह के 8:46 हो रहे थे। ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा इतना नीचा गया कि वो गाव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। त्याला अटॅक झालं ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं, ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला। आम्ही एवढं घाबरलो। मैं फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमी हुई है और यहाँ पर देखिए कि इस तरह विमान जो है वो क्रैश हुआ है। फिलहाल है हम बारामती के गोजबाव गांव के पास है और गोजबाव गांव के पास ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जो है एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। अजित पवार ने अपने गुरु और चाचा शरद पवार से सियासी रास्ते भले अलग कर लिए थे, लेकिन ये मौका शरद पवार पर कितना भारी होगा इसकी थाह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को फोन करके ढांढस बंधाया है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए
उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की घड़ी में सुप्रिया सुले के आंसुओं का बांध टूटा तो उन्हें जानने वाले वो भी रोए जो अजित पवार के सियासी सफर के साथ थे या जिनका रास्ता अलग था। माझ्यासारख्याला वडील नाही त्याची जाणीव नाही होती। अजित पवार मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। जिला परिषद के चुनावों के मद्देनजर बुधवार को बारामती में अजित पवार के कई सियासी कार्यक्रम तय थे। अजित पवार ने बारामती के लिए जिस चार्टर प्लेन की सवारी ली वो निजी विमान कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेयरजेट 45 विमान था। अजित पवार के साथ विमान में PSO विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली यात्री के तौर पर थे, जबकि कैप्टन सुमित कपूर विमान के चालक और कैप्टन शांभवी पाठक को पायलट थी। सवाल यह है कि आखिर अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह क्या रही होगी। जिस वक्त लैंडिंग हुई विजिबिलिटी 3000 मीटर और हवा शांत थी। विमान हादसे की तकनीकी वजहों को समझने की कोशिश की ही जा रही है कि ममता बनर्जी ने हादसे पर सियासी आशंकाएं उठा दी हैं, जिसका अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं। I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। सवाल विमान कंपनी VSR वेंचर्स के रिकॉर्ड पर भी उठा है। प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है, उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसमें इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। इन सवालों के बीच एविएशन मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली में VSR वेंचर्स के दफ्तर पहुंचे थे। VSR वेंचर जांच में पूरे सहयोग का वादा कर रहा है। बस ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही DGCA को और AIB को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है, और जैसे ही वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी। It goes on periodically. It was a fit aircraft. मैं नहीं कह रहा हूँ, technically the DGCA investigates. The DGCA can only speak. I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है। कल तक महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण उनके बिना अधूरे थे और ऐसे में राज्य को उनकी कमी लंबे समय तक महसूस होगी। आज तक ब्यूरो। एक अजीब सा शून्य उनके जाने के बाद, और परिवार वालों के लिए 66 वर्षीय अपने को खोना बहुत आसान नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं पवार परिवार को इससे उभरने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन इसी के साथ उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, बारामती तो जैसे उनका घर था। हर परिवार में आप समझिए कि उनकी एंट्री थी अजित दा के नाम से। उन सब के लिए निजी रूप से ये एक बड़ा शोक वाला दिन है, काला दिन है। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शायना एनसी नेता शिवसेना की, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना UBT गुट के, मोहम्मद खान पठान नेता एनसीपी के जुड़ेंगे, प्रवीण कुंते पाटिल प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट के, और कैप्टन सिकंदर रिजवी रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कैप्टन आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आपके पास जो भी जानकारी इस विमान हादसे को लेकर है, अगर आप उसको अपने अनुभव के नजरिए से समझाएंगे,
आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि दोनों ही, चाहे कैप्टन सुमित कपूर हो, कैप्टन शांभवी पाठक हो, दोनों के अनुभव में कोई कमी नहीं है। 3000 मीटर की जो ये विजिबिलिटी बताई जा रही है आपको, उसमें क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें सीसीटीवी के कैमरे से भी ये धमाका क्लियर दिख रहा है। क्या परिस्थितियां आपको समझ में आ रही हैं? देखिए, ये सारी बातें आ गई और सबने समझ लिया। विजिबिलिटी उसकी 3000 मीटर थी, बहुत ठीक ठाक थी। 1800 मीटर का तकरीबन का रनवे है और ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत कम जगह में लैंड कर जाता है, 700-800 मीटर के अंदर लैंड कर जाता है और टेक ऑफ कर जाता है। सेफ एयरक्राफ्ट है। और पर्टिकुलर ये एयरक्राफ्ट जो है ये 15 साल पुराना है, 2010 में रजिस्टर्ड हुआ था ये। और इसमें एक मॉडिफिकेशन भी किया गया था। ये लियरजेट 45 था, इसको फिर लियरजेट 45 से XR में कन्वर्ट किया गया। वो टेक्निकल चीज है, उसको अप्रूव किया होगा DGCA ने। ये अपनी जगह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी खबर आ रही थी कि साहब हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट जो है ये वापस लौट के आया या उसने चक्कर लगाया, दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश करी। ये सब स्टेटमेंट है, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं। हम आते हैं रनवे के ऊपर, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के ऊपर। जो वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, हम लोग बोलते हैं तो बिल्कुल पास जब पहुंच जाता, अपनी लैंग्वेज के अंदर है, शॉर्ट फाइनल पर थे हम लैंडिंग के लिए और अचानक एयरक्राफ्ट का गिर जाना। देखिए, ना तो बर्ड हिट होने से गिर सकता था, एक इंजन में बढ़ जाती, दूसरा इंजन था। इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है कि जाके खूबसूरती से लैंड कर जाता है। इसमें ये सब कुछ होना नहीं था। दूसरी चीज, बहुत सीनियर पायलट थे, बहुत तजुर्बा था उनको लियरजेट उड़ाने का। को पायलट वो भी ट्रेन उनके पास थी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आती कहां पर है सबसे बड़ी बात, मैं कई ऐसे प्रोग्राम में मैंने इस तरह चीज को बोला हूं कि जितनी भी चार्टर्ड कंपनी, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, जितनी भी चार्टर्ड कंपनी है, इनके जितने एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी मेंटेनेंस ऑडिट की जाए, क्योंकि ये मेंटेनेंस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भाई ये सॉर्टी हो लेने दो, पायलट को भी समझाते हैं। पायलट को नहीं भी बताया जाता है, क्योंकि घड़ा तो पायलट के सर पे फोड़ा जाता है हमेशा, और इंजीनियरिंग वाले बच निकलते हैं। इसके अंदर एयरक्राफ्ट को, हमको ये देखने से लग रहा है, सुबह से मैं इसको देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, सुबह के टाइम विंड्स भी बहुत तेज नहीं थी। अक्सर होता है क्या है साहब, रनवे पे एयरक्राफ्ट आता है, वो आते ही अचानक गिर जाता है लैंड होने से पहले। ये पटना में 737 बोइंग एयर इंडियन एयरलाइंस का हुआ था। जस्ट बिफोर लैंडिंग हुआ क्या था, विंड शेयर था। विंड शेयर जो होती है वो हवाएं ऐसी होती हैं कि अचानक एयरक्राफ्ट की हाइट लूज कर देती है। लेकिन सुबह के टाइम नहीं होती है। सुबह एकदम काम वेदर था, काम था और लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट आ रहा था और अचानक उसका गिरना। अब वो जो धमाका हुआ, गिरने के बाद जाहिर है कि वो उसके जो टैंक थे उड़कर आया 40 मिनट्स के अंदर, यानी फ्यूल पूरा भरा हुआ था जहाज के अंदर। उसके बाद धमाका होगा तो उसमें आवाजें भी आएंगी, जैसा लोग कह रहे थे 2-3 धमाके हो गए। लेकिन बात ये है कि ये क्रैश कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसके अंदर या तो स्ट्रक्चर फेलियर है, और स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है, और दूसरा मेंटेनेंस, ये भी रिलेटेड टू द मेंटेनेंस है और कहीं नहीं है। स्ट्रक्चर फेलियर है और इंजन दोनों एक साथ फेल नहीं होते, और इंजन का फेल होने से एयरक्राफ्ट इतना क्रैश नहीं होता इतनी जल्दी, वो ग्लाइड करके लैंड कर जाता है अगर इंजन बंद भी हो जाते। लेकिन रनवे से पहले अचानक इसका एयरक्राफ्ट के गिर जाना, ये मेजर स्ट्रक्चर फेलियर है। अब CVR का इंतजार करेंगे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का, कि आपस में पायलट में क्या बातचीत हुई है, और उसके बाद जो FDR है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो हमको बताएगा हुआ क्या। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि ये स्ट्रक्चर फेलियर है और ये मेंटेनेंस रिलेटेड है। मेंटेनेंस की इसका रिकॉर्ड निकाल के एयरक्राफ्ट देखना चाहिए। जो PIB की तरफ से भी बातें कही गई, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कैप्टन आपसे एक जल्दी से जानकारी इस पर भी चाहती हूं। जो ये बताया जा रहा है कि एक बार उन्होंने विजिबिलिटी की परेशानी बताई, फिर सर्कल किया और फिर वापस सेकंड टाइम लैंडिंग की कोशिश की, ये किन परिस्थितियों में हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट ये कहते नहीं, पहले रनवे से पहले उतर जाना, हम लोग उसको बोलते हैं अंडर शूट कर गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनको 3000 मीटर से क्लियर नजर आता। भाई, जब रनवे की लेंथ ही हमारी 1800 मीटर है और बताया जा रहा है वहां का वेदर था या जो क्लाइमेट था या कहीं विजिबिलिटी कह लीजिए, वो 3000 मीटर थी, हेजी होगा। पायलट को अक्सर होता है कि एंड ऑफ द रनवे नजर नहीं आती है, और वो ये छोटी रनवे है। जेट के लिए 2500 मीटर की रनवे होती है। एक्चुअली 2500 मीटर की रनवे को कहा गया है कि साहब वो सेफ रनवे 8000 फीट की। ये थोड़ी छोटी है, 1750-1800 मीटर की रनवे है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट उतरा करते हैं। अगर आप सेफ्टी में देखेंगे, बहुत सी कंट्री के अंदर अलाउड ही नहीं 2500 मीटर से कम के ऊपर इन एयरक्राफ्ट का लैंडिंग या टेक ऑफ। लेकिन यहाँ हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन विजिबिलिटी पुअर होने के ऊपर उसको एंड ऑफ द रेंज पायलट को नजर नहीं आ रही, उन्होंने इसीलिए दोबारा गो राउंड किया होगा, दोबारा अटेम्प्ट किया होगा। उस अटेम्प्ट करने के अंदर ये वही बात आती है कि FDR इस चीज को बताएगा कि जिस टाइम क्रैश होने से पहले जिसमें जो भी हुआ है वो कितनी हाइट के ऊपर हुआ है, उस टाइम उस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी थी। देखिए, बहुत कम स्पीड होती है, वही स्ट्रक्चर फेलियर भी होगा तो हाई स्पीड में होगा, लो स्पीड में नहीं होता है।
तो कैप्टन, ये जो आप क्रैश कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन दिख रहा है, जो वीडियो है उसको एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिएगा, जो ये धमाका सीसीटीवी फुटेज से रोड के इस पार से हुआ है और इसमें वीडियो बिल्कुल साफ दिख रहा है आर पार जो है, उसमें वो एक्सप्लोजन क्या आपको लगता है कि अबव ग्राउंड ही हो गया था? नहीं हो सकता, जब तक हिट नहीं हुआ होगा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। वो हिट होने के बाद ही हुआ है ये, और हिट होने के बाद जो हुआ है तो उसके जो टैंक हैं, फ्यूल टैंक इसके विंग के अंदर है, फ्यूल टैंक से ही धमाके होते हैं, और ये इस तरह से हवा में नहीं होगा। अगर आप कहिए कि हवा में हो गया तो इसके माने फिर ये बहुत ही कुछ मेरे लिए वर्ड नहीं है, अब ये कभी सबटाइज था, और मैं नहीं समझता हूँ ये सबटाइज था। हाँ, और थोड़ा सा जी, और अभी रुकना चाहिए हमें, जब तक पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट नहीं आती है, इस तरह के स्पेकुलेशन से सबको बचना चाहिए। हालांकि राजनीति को कोई रोक नहीं सकता है, और यहां तक कहा जा रहा है, जैसा आपने ममता जी को सुना, वो कह रही हैं कि वो एनडीए छोड़ने वाले थे और इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। जांच जिस तरह से बढ़ रही है उस पर भी भरोसा है, क्योंकि आज ही वीएसआर एविएशन कंपनी की जो दिल्ली की ऑफिस है, वहां बारामती में भी जाकर जो अधिकारी हैं वो सक्रिय हो गए। चरण सिंह सापरा साहब, आप सब ने बहुत करीब से, शायना एनसी जी, आपने हमारे साथ खान साहब भी जुड़े हैं जो कि एनसीपी से हैं, मोहम्मद खान पठान साहब, आप लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा होगा। चरण सिंह सापरा साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मैंने बहुत करीब से आदरणीय अजीत पवार साहब को देखा है, उनके साथ में विधायक रहते हुए मैंने काम भी किया है, तब भी वो मंत्री थे। मैं सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, और आपको बताना चाहूंगा अंजना जी की पूरा महाराष्ट्र जो है ये शोक में ही नहीं है, ये सदमे में है। आज ऐसा सदमा लगा है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा एकदम से जा सकते हैं इस तरह से। और निश्चित रूप से हमको ये देखना चाहिए कि भाई क्या ये हादसा रोका जा सकता था, और अगर रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रुका। अभी जो कैप्टन साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, इन्होंने सारी टेक्निकल चीजें भी कही। इन्होंने कहा कि 1800 मीटर का रनवे था, इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है, मेंटेनेंस ऑडिट, जो मेंटेनेंस ऑडिट की बात इन्होंने कही है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सटीक बैठती हुई नजर आती है, क्योंकि आमतौर पर ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं ये मेंटेनेंस से बचती हैं। और इसी से, इससे पहले भी हुआ ना, देखिए गोपीनाथ मुंडे जी का भी इसी तरह से हादसा हुआ था, विनायक मेटे जी का हुआ, जनरल बिपिन रावत जी का हुआ। हमने क्या सीख ली? रूपानी जी, वो तो बड़ा एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का। तो कहीं ना कहीं सरकार को संजीदगी से काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, अभी इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि भाई जब वो लैंड हो रहा था तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्या सिग्नल आ रहे थे, क्या कोऑर्डिनेशन चल रही थी, ये सारा अब उस ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुई है, इसीलिए ये क्रैश हुआ है। का कोई विषय नहीं था जो बिल्कुल। और आप तो चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी के अनेकों दिग्गज नेता, जिसमें सबसे ज्यादा अगर एक सेकंड में सोचिए तो माधवराव सिंधिया का नाम आता है, राजेश पायलट जी का नाम आता है, वाईएसआर रेड्डी का नाम आता है, अनेकों ऐसे नेता हैं। और मतलब संजय गांधी जी के वक्त से अनेकों ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन सब में अगर वाकई जो ऑडिट होना चाहिए मेंटेनेंस का, उसमें कहीं पर चूक है तो ये एक रेड फ्लैग इसके लिए जरूर दिखता है। मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ खान साहब, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए और पवार परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, हर किसी के लिए आज मतलब हर कोई बस ये समझने की कोशिश कर रहा है 66 भी कोई बरस होती है जाने की। क्या कहेंगे, कैसे याद करेंगे अपने नेता को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये गम जो सदमे में है उससे हम निकलना मुश्किल लगता, और हम ये अंजना जी, यकीन ही नहीं हो रहा कि दादा इस दुनिया से गए हैं। हमको बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस फैमिली का, और हम फैमिली का ही नहीं बल्कि तमाम जितने भी लोग हैं, जितने पार्टियां हैं, सभी इस दुख में शामिल है, हमारे गम में शामिल है। लेकिन हम ये दुख से नहीं निकल सकते। हमको यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे दादा बोले तो गए हैं बोल के। समझ सकते हैं। और मैं वो स्थिति में भी नहीं हूँ कि आपको कोई इंटरव्यू दे सकूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ और हम बहुत गम में और सदमे में हैं। नहीं, हम लोग समझ सकते हैं खान साहब, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके परिवार, मतलब एनसीपी परिवार के लिए, और
क्या कहा जाए, मतलब ऐसे आज सुबह जैसे ही फोन आया उसके बाद से किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हम सब ने एक्सटेंसिवली महाराष्ट्र के चुनावों को कवर किया है, उनको देखा है, जिस तरह के हमेशा मुस्कुराने वाले और बड़े विटी नेता थे, कई बार मतलब हमेशा मुस्कुराता चेहरा दिखता था। अंजना जी, वो 2 दिन पहले नांदेड़ आए थे, नांदेड़। हाँ, नांदेड़ आकर गुरुद्वारे का एक फंक्शन था, वो अटेंड करके गए। तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा कि दादा का ऐसा हुआ है। हमारे इन आंखों से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये हम सदमा भूल नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते। मेंटली फिजिकली दोनों हम अपसेंट है। शाहनांसी जी, आप कैसे याद करेंगे? उसके बाद हमारे सहयोगी ऋत्विक भी जुड़ रहे हैं, वहां चलेंगे विद्या प्रतिष्ठान से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। शाहनांसी जी, आप किस तरह से याद करेंगी उनको? सर्वप्रथम अंजना जी, श्रद्धांजलि अजीत दादा, सुनेत्रा वहिनी, जय हो, पार्थ हो, पूरे परिवार को और पूरे परिवार यानी कि पवार कुटुंब को। अंजना जी, मैं याद करूंगी अजीत पवार जी को सर्वप्रथम एक पड़ोसी के रूप में, क्योंकि हमारा घर और उनका घर एक बाउंड्री वॉल ही है। और हर सुबह जब लोग आते थे वहां बाहर, एक विशेषता थी आज के दिन भी कि 6 बजे उठ के वो हमेशा जनता को मिलते थे। कहीं से भी जनता आए, उनका जो भी काम हो, 6 बजे से 8 बजे तक, और आज भी 7:30 बजे तक वो वही जनता के साथ संपर्क करके फिर निकल गए बारामती के लिए। मुझे लगता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज असाइड पारिवारिक संबंध रहा है। सोच विचार ये है कि 50 वर्ष जिस व्यक्ति ने लगातार महाराष्ट्र के लिए काम किया, एक एमएलए के बाद मंत्री बने, इरिगेशन मिनिस्टर, वित्त मंत्री, हम सबको पता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, जहां उन्होंने हर एक इशू पे अपना योगदान, और योगदान के साथ साथ ये देखना कि शासन प्रशासन काम करें, तो इन जेन्युइन सेंस ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर। और अफसोस की बात ये है कि आज जब वो उप मुख्यमंत्री के रूप में जा रहे थे जिला परिषद के इलेक्शंस के लिए अपने बारामती में, वहां ये हादसा हुआ। तो आई थिंक दैट अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, हर एक पार्टी के नेतागण, एकनाथ जी शिंदे, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो ट्वीट किया, वो एक भावुक मोमेंट है, क्योंकि सबके साथ उनकी दोस्ती थी। जो 50 साल आप राजनीति में सक्रिय है और जनता के जिंदगी में आप परिवर्तन लाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये पब्लिक ट्रिब्यूट तो महाराष्ट्र को एक शॉक तो जरूर हुआ है, एक धक्का बड़ा है। और मुझे एक वही तस्वीरें भी आपने बात की सुनेत्रा पवार जी की, वो दिख रही हैं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे परिवार वालों से मिलते हुए, दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये तस्वीरें दिखाते हुए जिस जनता और अंजना जी, मैं एक चीज कहूँ, सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, उनका भी बहुत ही मोह माया था अजीत दादा के ऊपर, और अभी भी है। अभी उस कॉन्क्लेव में आप भी आई थी शायना जी, उस कॉन्क्लेव में मैंने सुप्रिया जी का इंटरव्यू किया था और मैंने कहा था कि इस बार की दिवाली तो आप लोगों ने साथ मनाई, म्यूनिसिपल चुनाव में भी आप लोग पुणे पिंपरी चिंचवाड़ के पूरे इलाके में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी क्या वापस एक होगी? उन्होंने कहा कि ये रिश्ता जो है वो तो कभी नहीं टूटेगा, चाहे कितनी भी अलग अलग खेमे बन जाए, इतना हो जाए। और मुझे लगता है ये एक जिसको कहते हैं आत्मा की शांति, वो हमेशा रहेगी। कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, शरद पवार जी और पवार परिवार जो है, सुप्रिया ताई हो, बहुत सारे उनके कजिन्स हैं, अभिजीत पवार है, सबके डिफरेंसेस असाइड बिल्कुल वो एकजुट ही थे। बिल्कुल। और अभी जब शरद पवार का जन्मदिन भी दिल्ली में मनाया गया था, तो पूरा परिवार एक साथ था। 3 पीढ़ियां हैं ये, शरद पवार से लेकर अजित पवार, और अजित पवार के बाद जो पोते भी हैं शरद पवार के, रोहित पवार। एक बार जल्दी से आपको लिए चलते हैं, जिस जनता की बात शायना कर रही थी, उसी जनता के बीच, क्योंकि आज वो खचाखच इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में पहुंचे हुए हैं। कल्पना कीजिए उनके लिए आज का दिन कैसा होगा, जिस एक नेता के दम पर वो अपनी पूरी ताकत, अपनी जिंदगी झोंकने को पार्टी के लिए तैयार रहते हैं, उस नेता का साया ही अगर अचानक से उठ जाए, तो कल्पना कीजिए कि किस तरह की क्षति, किस तरह की वेदना आज हर उस कार्यकर्ता की होगी जो वहां पर पहुंच रहा है। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऋत्विक, बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर यहीं पर आएगा, लेकिन मतलब ऐसा दर्द होगा कार्यकर्ताओं में, कल्पना करना मुश्किल है। ऋत्विक, क्या आप बताएंगे और दिखाएंगे वहां से?
जी बिल्कुल अंजना, देखिए फिलहाल मैं उसी अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर अभी अजीत पवार का पार्थिव जो है वो यहाँ पर रखा गया है और कुछ समय बाद यहाँ से उसे विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड में ले जाया जाएगा, जहाँ पर बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी जो पहुँचे हैं वो उनका अंतिम दर्शन ले सके। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से उनकी अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उसे फूलों से सजाया जा रहा है। काफ़ी भावुक सा वातावरण है और कई सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी और नेतागण जो है वो बारामती अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने कुछ समय पहले देखा कि किस तरह से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को कंसोल करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल देवव्रत तीनों सुनेत्रा पवार उनके साथ बैठे हुए थे। कुछ समय बाद यहाँ पर सुप्रिया सुले भी पहुंची। हालांकि अब परिवार के सभी लोग जो है वो अस्पताल से चले गए हैं और उनके छोटे बेटे जय पवार वो फिलहाल यहाँ पर जो है अभी भी मौजूद है। कुछ समय बाद यहाँ से जो पार्थिव है वो इसी फूलों से सजी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं और अपने कैमरा पर्सन को दरखास्त करूं कि यहाँ पे जो भीड़ उमड़ कर आई है वो दिखा दे और किस तरह से अजीत पवार जो बारामती के बेटे थे, इस मिट्टी से वो उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था और सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक उम्दा एक राजनीतिक नेता के तौर पर, और सबसे ज़्यादा समय तक उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। हालांकि उन्होंने अपनी कभी मंशा छुपाई नहीं रखी, उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनना था। 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई थी तब एनसीपी की ज़्यादा सीटें आने के बावजूद जो है मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को देने का निर्णय शरद पवार ने किया था, क्योंकि तभी बताया जा रहा था कि अजीत पवार तब से सीएम पद के दावेदार है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तब उन्हें नहीं मिली थी। हालांकि लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। हमने देखा किस तरह से बदलती राजनीति में वो अपना मुकाम और अपनी पहचान बनाए रखे थे। लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है उस हादसे से सिर्फ बारामती के लोग ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो दहल गया है और एक शोकाकुल वातावरण और एक लहर जो है वो यहाँ पर सर्वत्र दिखाई दे रही है। अंजना। बिल्कुल ऋतिक, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर वहां से निकलता है हम लोग आपके पास आएंगे, लेकिन अगर एक दो लोग वहां पर जो कार्यकर्ता जुटे हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें अपने नेता के लिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दूर दूर से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी है। कहाँ से आए और क्या भावना है फिलहाल, क्योंकि सभी लोग बड़े दुख में दिखाई दे रहे हैं। बोलने के लिए शब्द नहीं है अभी। महाराष्ट्र का मराठी में बोल रहा हूं, महाराष्ट्राचा बाप माणूस गेलाय, राजकारणातला एक ध्रुव तारा ज्याला बघून हमारे मुंह से जब भी बात निकलती थी मैं तो हरदम बोलता था महाराष्ट्राचा एकच दादा अजित दादा, अजित दादा। मी मतदारसंघाचा अध्यक्ष पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघाचा, मेरा नाम नरेश यादव, मैं पुणे कैंटोनमेंट विधानसभा मतदारसंघ। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब हम देख रहे हैं भीड़ तो काफी लोग है, काफी लोग सुबह से आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतिक, और जैसा उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ध्रुव तारा जिसके साथ अगर राजनीति में आप देखिए असीम संभावनाएं थी, लेकिन उन सब पे इस तरह से अचानक पूर्ण विराम लगना, आनंद दुबे जी किस तरह से आप उनको याद करेंगे? अंजना जी, अजीत दादा अजात शत्रु थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था। राजनीतिक सामाजिक जीवन में हम लोग जब काम करते हैं तो कोई न कोई हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारा विरोधाभास होता है, लेकिन महाराष्ट्र के एकमात्र ऐसे नेता अजीत दादा पवार हैं जिनका कोई कटुता नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। मतलब क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको उसी प्रेम से मिलना। हम सब जब महाविकास आघाड़ी में थे, आदित्य ठाकरे जी के साथ कई बार उनके पास जाने का मौका मिलता रहा। हमेशा मतलब ऐसे व्यवहार करना जैसे कोई परिवार का सदस्य मिल रहा है, काम पूछना, उस काम को करना और हंसी मजाक का वातावरण हमेशा रखना।
तो ऐसे नेता के जाने से जब मन इतना व्यथित होता है, द्रवित होता है अंजना जी, तो उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक है कि इतने बड़े नेता की अगर मौत हो गई है, तो ये जो बार बार प्लेन क्रैश में, अब आपने बताया कि संजय गांधी के जमाने से लेकर आज तक विजय रूपानी जी हो, अजीत दादा हो, तो ये डीजीसीए नाम का जो एक डिपार्टमेंट है, करता क्या है? मतलब क्या इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कि इसकी कोई नैतिकता नहीं है? ये क्यों जहाजों की दुरुस्तीकरण नहीं करता, उस पर मॉनिटरिंग नहीं करता? क्यों ऐसे होते हैं हादसे बार बार? तो इस पर भी एक चर्चा बहुत बड़ी होने की आवश्यकता है। अब नेता तो हमारा चला गया, एक महाराष्ट्र का पुत्र चला गया जिसकी कोई जगह भर नहीं सकता। आज अजीत दादा पवार, आप ही बता रही थी सुबह की 6 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार सांसद, 8 बार विधायक, इतना बड़ा जन नेता बड़ी मुश्किल से बनता है, एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए दशकों की मेहनत होती है और एक झटके में वो आदमी आज हमारे बीच से चला गया। अब किसकी गलती है? क्या ये हवा की वजह से था, टेक्निकल फॉल्ट था? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। कोई कह रहा है ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसमें पता चलेगा। ठीक है, सब होगा, लेकिन अब नेता तो नहीं मिलेगा ना। वो नेता ऐसा नेता जो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन जनता का नेता है। सुबह 6 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक जनता के लिए काम करता है। हम लोग हमेशा कहते थे कि कोई विरोध भी करना, अजीत दादा पे कैसे बोले। लाडली बहनें सुबह से रो रही है, क्योंकि लाडली बहनों का जो नाम, भले सरकार महायुति की है, लेकिन उसके पीछे अजीत दादा पवार। लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो आदमी रात दिन एक करके विधानसभा में बहुत बड़ा बहुमत ले आए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा लाए। ऐसे नेताओं की आज इस देश को, राज्य को जरूरत थी, है, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है अंजना जी। अब क्या कहें बताइए, मतलब इस पर कुछ कहने निशब्द हैं हम सब। प्रवीण कुंटे पाटिल जी, आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले एक बार चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान से हमारे अभिजीत करांडे, माफ कीजिएगा, अभिजीत करांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, अगर समर्थक साथ में है तो दिखाइए। और वहां पर लोग, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक जन सैलाब आ गया है आज। जन सैलाब तो आ चुका है। इसका कारण यह है कि यह विद्या प्रतिष्ठान है जिसका स्थापना जो है शरद पवार साहब ने की थी, लेकिन इसको नर्चर अजित पवार जी ने किया था। और ये पूरा जो एरिया है वो लोगों से भर चुका है। बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। अजित पवार जी का मॉडल जो है वहाँ पे 2 मंडप जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे रखने वाले हैं। 10-11 बजे तक आपको यहाँ पर लोगों को, उनके समर्थकों को, नेताओं को उनका दर्शन करने की एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर बाद में कल सुबह भी यहाँ पर तैयारी चल रही है अंतिम विदाई की। अक्रॉस द स्टेट लोग आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो उनके साथी भी रहे हैं और उनके करीबी रहे हैं। शिवाजीराव कदम है, उनके दादा अजीत पवार का जो बंगला है उसके बगल में ही रहते हैं। क्या आपने खबर सुनी तो क्या पहली भावना? विश्वास नहीं बैठा हमें। सुबह चाय पी के हम सब 8-10 लोग चाय पीते सब हमेशा सुबह। बाहर आते ही हमको एक आदमी बोला कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, जाके देख के आओ। ऐसे दादा आने वाले मालूम थे, लेकिन 9-9:30 बजे आने वाले थे। तो उसने बोला अरे ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत उधर हॉस्पिटल में भाग गए। हम पहले थे उधर हॉस्पिटल में जाने के लिए। कल तक दादा थे, आज नहीं है, तो क्या है सामने? विश्वास नहीं बैठता आंख में और कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। ऐसा कभी नहीं होता कि दादा सहयोग में है, नहीं, हमेशा उनका ये रहता था। उनके नेबर है। अच्छा, तो आप 25 साल में एक ही दिन मैं और दादा एक ही दिन रहने को आ गए। वास्तु शांति एक ही दिन हमारे दुनिया की। अच्छा, तो सब आए थे, सब लोग आए थे उधर। तो आपके पास कोई आपकी पर्सनल याद रहेगी? बहुत पर्सनल है। मैं और दोनों सहयोग सोसाइटी के दादा चेयरमैन है, मैं खजीनदार हूँ। हम 20-25 बरस से उनका सहयोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं। दादा जो पहले कैसे थे? दादा पहले शुरू से डैशिंग उनको स्वभाव ही था करने का। जो नहीं होता वही करने का, और जब तक होता नहीं तब तक शांत बैठने का नहीं। मेरे साथ और एक यहाँ पर सहयोगी थे जिन्होंने एक याद बताई थी, जो कहाँ गए मुझे पता नहीं है। तो देखिए, आपके बेटे के यहाँ पे भी आए थे ना? हाँ, अभी एक 20-22 दिन पहले चाय का उनका स्नैक सेंटर है, तो सुबह 6 बजे भी आए थे। वो 6 बजे भी उन्होंने चाय पिया। तो ऐसे वो एंकरेज करते थे युवा लोगों को भी। सुबह से काम करते थे। आप उनके सामने रहते हो ना? कहाँ गए आप? शाह साहब आप सामने रहते हो? हाँ, मैं उनके सामने रहता हूँ, बिल्कुल।
आपके आंख में तो लगातार आंसू आ रहे, क्या आपको क्या भावना है? आज निशब्द है हम लोग। हमारा नेता ऐसे चला जाएगा ऐसा भी हमने कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और इतना हर क्षेत्र में, साहित्य, क्रीड़ा, पॉलिटिक्स, एजुकेशन में सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाला इतना महान, इतना बड़ा नेता आज हमसे चला गया है और नियति ने हमसे छीन लिया है। तो अभी क्या कह सकते हैं हम। आपके पास भी एक याद थी ना, आपका बंगला कहाँ? हाँ, वो बाजू में है ना। क्या बोला दादा ने? तो मेरा प्लेन तो नीचे था ना, तो हाँ हमेशा सब लोग को बोलते थे जरा शिंदे का बंगला देखो, ऊपर ऐसा मत ही करो, नया घर बनाते वक्त ऊपर लेके जाओ फॉर फ्यूचर। तो ये कदम साहब जो है उनके साथ उनके युवा दिनों से रहे हैं, तो आंसू तो छलकेंगे। इतना बड़ा नेता अचानक से गुजर जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत हजारों लोगों के पास उस आदमी की एक एक याद है। तो कितना जुड़ा हुआ नेता है जमीन से, इसका पता इससे चलता है कि हर आदमी के पास याद है, वो भी पर्सनल याद है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ किया है। और इतनी बारीकी से अपने क्षेत्र का ख्याल रखना, विकास का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अजीत पवार जी ने निभाई, अपने मरते दम तक निभाई। आज सुबह भी वो आ रहे थे, अपने लोगों के प्रचार के लिए आ रहे थे, झेडपी और पंचायत समिति के, और आ रहे थे अपनी भूमि में, अपनी मिट्टी में आ रहे थे। प्लेन क्रैश हुआ वो भी अपनी मिट्टी में, और चल बसे वो भी अपनी मिट्टी में। जब लोगों को उनको पहचानना पड़ा तो उनके हाथ में जो घड़ी थी उससे लोगों ने पहचाना, और घड़ी तो उनकी आखिरी दम तक निशानी रही। घड़ी तो चिन्ह है राष्ट्रवादी कांग्रेस का। तो एक पोएटिक जस्टिस है, एक तरीके से आयरनी है कि इतना बड़ा नेता जिस तरीके से चला गया। ये कदम जी के पास हंसता हुआ फोटो है, ये कब निकाला था? पिछले महीने जनरल मीटिंग था हमारी संयुक्त सोसाइटी का। अच्छा, तो जनरल मीटिंग, तो ये बहुत सारी लकी ड्रॉ खोला था अजीत दादा, हाँ हमारे शॉप का। अच्छा, लकी ड्रॉ अजीत दादा ने खोला था, उसका 10 मिलियन व्यू गया है। इतने हमारे दादा के ऊपर प्रेम था। वहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचता है। हम वापस रुक करेंगे। प्रवीण कुंटे पाटिल जी, आप किस तरह से याद करेंगे आज उनको? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार के लिए बेहद ही दुखद दिन हम लोगों के लिए आज। भले ही हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अजीत दादा की पार्टी के रूप में अलग रहे, लेकिन परिवार के रूप में हम लोग हमेशा एक रहे। आज का दिन हमारे लिए, खास तो हमारे नेता पवार साहब के लिए बहुत दुख भरा दिन है। हर पिता चाहता है कि मैं अपनी जीवन की अंतिम यात्रा अपने बेटे के कंधे पर करूं। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी पिता के लिए या किसी अभिभावक के लिए क्या हो सकती है कि अपने बेटे की अंतिम यात्रा उसके खुद पर कंधे के जाने की नौबत आदरणीय पवार साहब के ऊपर आई। हम लोग बहुत दुखी है। महाराष्ट्र की जनता, राष्ट्रवादी कांग्रेस का परिवार, पूरी राज्य की जनता बहुत बेहद दुखी है। हमारे पास शब्द नहीं है हमारे दुख को व्यक्त करने के लिए। आज तक के राजनीति में इस तरह का चेहरा आपको बहुत कम नजर आएगा। जो दिल में बात उनकी होती थी वही बात उनके मुंह में हो। जबान के धनी थे। एक बार उन्होंने ना कह दिया तो ना कह दिया, हाँ कह दिया तो हाँ कह दिया। किसी तरह का कोई राजनीतिक दावपेच ना हो। दिल के बेहद साफ। पूरी महाराष्ट्र की जनता उन्हें जिस तरह से दादा के नाम से जानती थे, वो सिर्फ बात के दादा नहीं थे, वो व्यक्तित्व के धनी थे, वो सही में दादा थे। उनके खो जाने का निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस का बेहद दुख तो है, लेकिन राज्य की जनता को भी हमारा बहुत दुखी है। हमारा परिवार दुखी है। हमारे पास हमारा दुख व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम निशब्द बन गए आज। खान साहब, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मतलब जितने भी लोग आप मिलिए, महाराष्ट्र चुनाव में भी हम लोग कवर किए, कोई भी काम अगर कोई कहता था उस काम को वो पूरा करते थे। मतलब एक बार कागज हाथ में ले लिया तो चाहे छोटे बड़े जो भी काम लेकर लोग पहुंचते थे उनका काम जरूर करते थे। खान साहब, एक बार जो कह दिया, हाँ। एक बार दादा ने कमिटमेंट दिया तो वो कमिटमेंट से दादा कभी पीछे नहीं हटते थे। ये उनका एक उल्लेखनीय बात थी। और दादा ने सिखाया है हम लोगों को टाइम की पाबंदी कैसी करनी चाहिए, टाइम की वक्त की कदर कैसी करनी चाहिए। ये दादा का खुसूसी काम है। और दादा ने बोलने का मतलब 7 बजे मीटिंग रखते थे दादा, तो 7 बज के
2 मिनट को भी नहीं जमता था। 6:55 को दादा बोले तो अपने कुर्सी पर रहते थे। दादा इतने प्रॉम्प्ट थे। दादा की जो कमी है कभी पूरी नहीं हो सकती, और हमको तो लग नहीं रहा है कि दादा इस दुनिया से गए हैं। ये इतना बड़ा सदमा है अंजना जी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रवादी की फैमिली आज बोलने का मतलब यतीम हो गई है। बिल्कुल, हम लोग समझ सकते हैं, आपकी भावनाएं समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त आप लोगों पर बीत रही होगी। एक बार कैप्टन सिकंदर, मैं वापस आपका रुख करना चाहती हूँ। रनवे, हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे थे, बसंत मोरे, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर की भी तस्वीरें ली। पेपर्स बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर। प्लेन का तो जो खैर हाल हुआ वो तो दिख ही रहा है, मलबा। वीडियो दिखा दीजिए एक बार। वहीं पर काफी दूर है ये रनवे से, काफी पहले ही ये घटना हो गई है। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही ये बात कही थी कि इसके अंदर जो भी गड़बड़ हुई है वो टेक्निकल है, और टेक्निकल मतलब ये कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है, और साथ साथ में उस पावर लॉस हुई होती है। देखिए, यहाँ पे कुछ पायलट्स ने कहा कि हो सकता है कि इंजन की पावर लॉस हो, लेकिन जब इंजन पावर लॉस होती है, ये एयरक्राफ्ट ग्लाइड करके जाके लैंड करता है, धमाके साथ गिर करके फटता नहीं है, टुकड़े नहीं हो जाता है प्रॉपरली लैंड करता है। और अगर मैं समझता हूँ जो डिस्टेंस है, मैंने नहीं देखा डिस्टेंस कितनी है, अगर 1/2 किलोमीटर भी होता, 500 मीटर भी है, तो भी ग्लाइड करके ये लैंड कर जाता। इंजन में पावर फेलियर का कोई कहीं पे सवाल ही नहीं उठता है। ये स्ट्रक्चरल फेलियर है और टेक्निकल है कुछ ना कुछ इसके अंदर, वो भी बॉडी से रिलेटेड है। ध्यान रखने की चीज है, बॉडी से रिलेटेड है, उसके स्ट्रक्चर से। मैं एक आम शब्दों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी फ्यूजलाज है, उसकी विंग है, ये है उसी से रिलेटेड। अब वही मैं आपसे बात कही कि एफडीआर का जब डिकोडिंग होगी, इसको देखा जाएगा, तब सही बताया जाएगा हुआ क्या है। लेकिन हम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट को देखते हैं, कवर करते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे वीवीआईपीज के एक्सीडेंट हुए इंडिया के अंदर, उनमें देखा गया है कि बिल्कुल अनहोनी हुई है, एक अजूबा सा हुआ है, और आखिर में निकल के भी आता था कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। मैं आपसे बता दूं, कई ऐसी क्रैशेस हैं जहां पर टेक्निकल था। किसी का एलिवेटर पीछे की जो टेल होती है जहाज की, वो फेलियर है और डाइव में चला गया। तो आप शायद लोग भूल गए, पहले एक क्रैश हुई थी, बहुत पुरानी बात में कर रहा हूँ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश थी। ये वो थे योगी जी थे, हमारे स्पीकर थे, मछलीपट्टनम में क्रैश हुई थी वो, बाल योगी जी की जी क्रैश हुई थी। वो भी देखिए स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, वो क्रैश हुई थी। बाद में आखिर वो टेक्निकली फॉल्ट उसके अंदर निकला था, हेलीकॉप्टर के अंदर पावर अचानक लॉस हुई, जाकर के मछलीपट्टनम के अंदर वो गिरा। ऐसे बहुत सारे हैं। और अब मैं क्या कहूं कि इस एयरक्राफ्ट का लैंडिंग पर आकर के दोबारा अटेम्प्ट कर रहा था, या पायलट ने। और देखिए, ये जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर शरद पवार ने साफ कहा है कि ये एक हादसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, वो एनडीए में इसको छोड़ना चाहते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। अब ऐसे में जो शक की गुंजाइश भरी जा रही है, उसको लेकर शरद पवार जी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है ये पूरी तरह से हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं चाहती हूं कि चरण सिंह सापरा साहब आप रिएक्शन दें, क्योंकि देखिए, जांच तो होगी, जिन भी गड़बड़ियों की वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ है, विजिबिलिटी कम रही हो या मेंटेनेंस फॉल्ट हो या स्ट्रक्चर फॉल्ट हो, जो भी है वो तो एफडीआर से निकलेगा, वो सबसे निकलेगा ही। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार ने अपने को खोया है, एक वो दर्द, ऊपर से इस तरह की बातें हो, किसी के लिए भी और इस कद के नेता के लिए अशोभनीय है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए अंजना जी, यही मैं दोहराना चाहूंगा कि संवेदनाओं के साथ साथ जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, इसीलिए ये हादसा हुआ है। इसको मात्र जैसे पहले हमने देखा है कि लीपापोती हो जाती है, इस तरह से लीपापोती भी नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है, क्योंकि इससे अटकलें लगाने को कई तरह की अटकलें लग सकती है, कई तरह की स्टेटमेंट कोर्ट हो सकती है। अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट दी हुई वो भी कोर्ट हो सकती है, लेकिन उस दिशा में जाने की आज जरूरत नहीं है। थोड़े संवेदनशील होना पड़ेगा, जांच के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी ये जांच सीधे मार्ग पर आए और जवाबदेही तय हो, ये हमारी मांग है। और ये खाली सवाल अजीत पवार जी का नहीं है, इसके साथ और भी तो 4 लोग थे ना, जो एयर इंडिया की फ्लाइट में कितने 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, क्या उनके परिवार नहीं है? तो सबके परिवार जो है आज वो शोकाकुल है।
आज सभी लोग याद कर रहे हैं जो इस तरह से हादसे में गुजर गए हैं, तो जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम उनकी तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं। कैप्टन सुमित कपूर हो या कैप्टन शांभवी पाठक, वो सब इस विमान में सवार थे। खान साहब, एक आपने खुद ही कहा कि हम लोग तो जैसे अनाथ हो गए। हमारे दोनों सहयोगी भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको दिखा दीजिएगा। रुक करेंगे क्योंकि कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहां पर फूलों से सजा हुआ है, जिसमें आ रही हूँ शायना जी, जिसमें ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। अभी से ही शायना जी इस बात की चर्चा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो अनाथ हो गई है। मतलब जो अपने दम पर अजीत दादा ने वहां पर हासिल किया, बहुत आसान नहीं था। ना शिंदे साहब के लिए, ठाकरे साहब की लेगेसी, उद्धव ठाकरे को चैलेंज करके अपने दम पर खड़ा होना, ना अजीत दा के लिए बहुत आसान था, है ना, क्योंकि शरद पवार साथ नहीं आए। और ऐसे में इन दोनों ने ही अपनी एक जमीन तलाशी, अपनी जमीन बनाई वहां पर। बहुत मतलब अगर आप देखिए तो बहुत चैलेंजिंग तरीके से ये लोग आगे बढ़े। आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं अंजना जी। और जो कोई जानते हैं, अजीत दादा ने जो रिस्क लिया, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो रिस्क लिया, और देवेंद्र जी ने जो रिस्क लिया, और एक ट्रिपल इंजन की सरकार, जैसे 3 पहिए होते हैं गाड़ी के, एक पहिया कम हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया आज, बहुत दुख होता है। क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कुछ करे या ये प्रस्तुत करना कि देखिए हम सुरक्षित नहीं एनडीए के शासनकाल में। ये इतना डाउन मार्केट स्टेटमेंट है जब ऐसे हादसे होते हैं। आपको याद दिलाती हूँ कि हादसे की बात करते हैं तो सचिन पायलट हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं बोल रही हूँ उनके पिताजी, हाँ, उनके पंकजा मुंडे भी उनके पिताजी को खोई है, जय पवार, पार्थ पवार ने उनके पिताजी को खोया है। किसी ने हादसे, और मैं क्यों ये उजागर कर रही हूँ, क्योंकि राजनीति में इतने सारे नेतागण हैं जो रिस्क लेते लेते, जिला परिषद के इलेक्शंस है तो हम बाय रोड जाएंगे, हम बाय ट्रेन जाएंगे, हम बाय हेलीकॉप्टर जाएंगे, हम बाय प्लेन जाएंगे। तो ये जो सुरक्षा का इशू है बहुत सारे परिवारों के लिए दुखद रहा है। विजय रूपानी हाल ही में, तो ऐसे जब केसेस उजागर होते हैं, हाँ हमें जानना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि ऐसा आइंदा ना हो। लेकिन नेताओं को एक दृष्टि से देखते हैं अंजना जी, जहां ऐसा लगता है ये तो नेता है, ये तो उनका फर्ज है ये करना वो करना। कभी कभार इतने रिस्क लेते हुए भी बाय रोड जाना, रात को लेट ट्रैवल करना, बाय ट्रेन जाना, ये एक जिम्मेदारी जो एक नेता निभाता है, वो भी संवेदनशीलता के साथ ममता बनर्जी को प्रस्तुत करना चाहिए था। और सुनिए ना शायना जी, जो बात शरद पवार जी ने कह दी, अब उससे बड़ा कौन होगा? वो खुद कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए। आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है। सगळ्याविषयी असे असत ते आज लिहिण्यासह येणार नसतो, परंतु काही विरोध करतात. हा अपघात याच्यामागे काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निव्वळ अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला, आम्हा सगळ्यांना सतत उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. शुरू कर. मृत्यू हा रस्त्याला एक प्रचंड मोठा धक्का आहे. एक कर्तृत्वान नेण्याची शक्ती ज्याच्यात आहे अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र मोकळा. हे काही नुकसान झालं
हे घडून येणार नाही. पण सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात असतात. मी आज मीडियासमोर येणार नसतो, परंतु काही विरोध करतात. हा अपराध याच्यामध्ये काहीतरी राजकारण आहे अशा प्रकारची भूमिका कलकत्त्यावरून मांडली गेली. याच्यात राजकारण नाही, हा निव्वळ अपघात आहे. त्याच्या यातना महाराष्ट्राला आम्हा सगळ्यांना सतत उभा करून इथं राजकारण आणू नये एवढंच सांगायचं. शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये मुझे लगता है हर किसी को गांठ बांधनी चाहिए. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किन गड़बड़ियों से, और इसीलिए तो जांच हो रही है. जांच न सिर्फ VSR एविएशन के दिल्ली वाले दफ्तर में हुई है, जांच वहां पर भी हो रही है. बारामती में भी अधिकारी गए हैं, जो पिछली बार हमें जानकारी मिली थी. जांच होनी चाहिए. और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कैप्टन सिकंदर, अब चलते चलते मैं आपसे कैप्टन सिकंदर यही पूछना चाहूंगी कि फैक्ट्स कैसे कैसे आएंगे. क्या ये जो FDR जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके जरिए क्या कुछ पता चलेगा, जो कम्युनिकेशन रहा है उसके जरिए क्या पता चलेगा? ये देखिए, जो कम्युनिकेशन जो हमारे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो को पायलट और ATC के बीच में जो बात होती है वो निकल करके आएगी. और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो बताएगा उस टाइम का क्या स्टेटस था, क्या स्पीड थी, क्या उसकी हाइट थी, एयरक्राफ्ट के इंजन में कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई तो वो बताएगा, कोई इसके अंदर हाइड्रोलिक फेलियर था तो वो बताएगा. लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है, बहुत सारी इसकी लॉगबुक होती है, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है उस कंपनी का, वो जाके फिजिकली देखा जाएगा. और इसके इंस्पेक्टर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो आफ्टर क्रैश जाते हैं वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे. लास्ट 6 मंथ का एक समझ लीजिए साल भर का है, वो पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे. उसके बाद CVR से और FDR से वो देखा जाएगा, क्योंकि ये सेम एयरक्राफ्ट अभी पिछले सितंबर में भी क्रैश कर चुका, सेम मॉडल कर चुका. यही तरीका था उसका क्रैश होने का. तो कई जगह ऐसा देखा गया है कि मेंटेनेंस के अंदर हमें क्या करिए तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है. मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ और ये किसी को बुरी लगे भले, मुझे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो VVIP को लेकर चलती हो या ना लेके चलती हो, उनकी मेंटेनेंस कम से कम इसको एक रेड फ्लैग के तौर पर तो माना ही जाए कि मेंटेनेंस ऑडिट, कि आप कितने दिनों में मेंटेनेंस का पूरा इन फ्लाइट्स का कर रहे हैं, इसका प्रॉपर ऑडिट इन तमाम प्राइवेट कंपनीज का हो. क्योंकि बेशकीमती इंसानी जिंदगियां, सोचिए 5 लोगों के घर में आज अजीत जी के हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चाहे कैप्टन सुमित कपूर हो, चाहे कैप्टन शांभवी पाठक हो, जो अटेंडेंट उसमें थी, जो उनके सिक्योरिटी वाले उनके साथ थे, उन सब परिवारों में आज की रात कैसी बीतेगी, आने वाले वर्ष कैसे बीतेंगे. एक कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा शून्य बन जाता है किसी व्यक्ति के जाने से जिसकी कभी भरपाई नहीं होती है. एक बार जरा इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन दिखा दें, क्योंकि जो लोग चले गए हैं उन सबको हम सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि. ये तस्वीर दिखा दीजिए, जो लोग गए हैं उनकी तस्वीर. अजित दा की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ चाहे प्लेन क्रैश में पिंकी माली की मौत हो, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट इसमें सवार थी, या फिर OSD विदित जाधव हो, कैप्टन सुमित कपूर या फिर कैप्टन शांभवी पाठक. इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है. देखते रहिए आज तक.